हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के डीआरडीओ क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 20 के साथ सेट नंबर 20 के जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 20 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन और सेट नंबर 20 का जनरल स्टडीज का क्वेश्चन अन्य सेटों की तरह ही ये भी 36 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 में यानी सेट 20 का क्वेश्चन नंबर 36, सेट 20 का क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखेंगे। इसमें है विश्व प्रसिद्ध नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किनकी रचना है। ये जेन टेलर की रचना है, जेन टेलर की। तो 36 का आंसर ए, 36 का आंसर ए जेन टेलर। 36 का आंसर ए होगा जेन टेलर। ये जेन टेलर की रचना है, तो 36 का आंसर जेन टेलर, तो ए, जो ए ऑप्शन पे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। राज्यसभा का सभापति अपने पद पर कितने समय रहता है? देखिए, राज्यसभा संसद का अस्थाई सदन है। राज्यसभा संसद का अस्थाई सदन है, राज्यसभा का भंग नहीं होता है। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन है। तो संसद का स्थायी सदन, संसद का उच्च सदन, संसद का द्वितीय सदन कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल यानी सदन का कार्यकाल पूछा जाए तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, यह अस्थायी सदन है, यह कभी डिसॉल्व, कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल, एक बार कोई अगर राज्यसभा का सदस्य बनता है तो कितने समय के लिए? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन भारतीय संविधान में यह प्रोविजन है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होंगे, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। और भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष। तो यहां पर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, तो आंसर होगा कोई कार्यकाल नहीं, कोई कार्यकाल नहीं। सदन की बात हो रही है, कोई कार्यकाल नहीं, यानी अस्थाई सदन है। क्यों? क्योंकि अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि डिसॉल्व नहीं होता है, ये डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए अस्थाई सदन है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तब बोलेंगे 6 वर्ष। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, सभापति का कार्यकाल, तो बोलेंगे 5 वर्ष। क्यों 5 वर्ष? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक है। एक चीज और हो सकता है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु
यानी राज्यसभा के सदस्य का सदस्यता के लिए सदस्य जो भी होगा उसको कम से कम एज क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यसभा के सभापति के लिए ऐसा आज तक पूछा नहीं है, राज्यसभा के सभापति पद का न्यूनतम आयु अगर ऐसा पूछ दे तो आप क्या कहोगे, तो 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सभापति का न्यूनतम आयु, सभापति पद का न्यूनतम आयु तब बोलना होगा 35 वर्ष। जैसा ये क्वेश्चन अभी हम लोग बात कर रहे थे, राज्यसभा के सभापति अपने पद पर कितने समय तक, यानी राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल तो 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं, सभापति होते हैं। हाँ, राज्यसभा अपने सदस्यों में एक उपसभापति वाइस चेयरमैन चुनेगी, लेकिन सभापति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति। चलिए ठीक है, तो 37 का आंसर बी हुआ, 37 का आंसर बी हुआ, 37 का आंसर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाना में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो 14 वर्ष। ये आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है 14 वर्ष से कम एज के बच्चे को किसी नियोजन में, खास करके खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। यह आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 23 और 24 ये फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट आप जानते हो, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट है, और जो 6 फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार हमारे हैं उसमें से एक मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का पहला समता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, और एक मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का आर्टिकल रेंज है 23 और 24, यानी 23 से 24 दो आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध में, 23 और 24। और आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है, यानी चाइल्ड लेबर बाल श्रम निषेध किया गया आर्टिकल 24 द्वारा। और उसी में कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी इंडस्ट्री में या खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता है, इस काम में नहीं लगाया जा सकता है। तो ये पूछ रहा ये तो सी 14 वर्ष से कम। कितने वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो सी हो गया 14 वर्ष। तो 38 का आंसर हम लोग का सी हो गया, 38 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 नंबर, हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित गवर्नर जनरल कब का, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ये रिफॉर्म्स मूवमेंट में तो हमारे शुरू से ही 19वीं सदी के आरंभ से ही, जब हमारा सती प्रथा बाल विवाह के बाद रिफॉर्म का बात है, तो हिंदू समाज में विधवाओं को फिर विवाह करने की अनुमति, यानी विधवा विवाह को कानूनी दर्जा दिया जाए उसमें, तो ये बात भी चल रहा था। लेकिन ये बाद में 1856 के अधिनियम से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये 1856 का, और उस समय आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। और फिर आप देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो 2 बार काटती है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो अफ्रीका की कांगो नदी। निम्न में जो दिया कांगो नदी, तो ये कांगो नदी कहाँ, अफ्रीका में। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश को, विषुवत रेखा को इक्वेटर कहेंगे, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहेंगे। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी कांगो नदी विषुवत रेखा को पार करके फिर नीचे से ऊपर जाए, फिर विषुवत रेखा को पार करती है, तो 2 बार काटती है। तो 40 का ए, 40 का आंसर ए हो गया। 41 नंबर, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा साक्षरता का प्रतिशत कहाँ है, तो वो लक्षद्वीप का है। क्योंकि हम लोग अभी केंद्र शासित प्रदेश में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को उस तरह से करके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अब 8 हो गई, 7 से 9 हुई, 9 से 8 हुई, यानी
आप जान रहे हैं दमन, दीव, दादर नगर हवेली को एक साथ किया गया, और जो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा। तो ये 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है, अभी तक हम उसी पर हम लोग आंसर दे रहे हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, तो ए, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला अगर राज्य पूछे तो केरल, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत कहां है तो लक्षद्वीप, तो 41 का ए। 42 है 28वां जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार 2018 किसको दिया गया था, तो राजीव कुमार वर्षानी को दिया गया था, तो ये सी हुआ। और 43 नंबर क्वेश्चन पे कोई बात की जा सकती है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, कर सकता है क्या, करता है, वह किया ही जाता है। तो राज्यपाल विधान परिषद में, विधान परिषद क्या है, तो प्रांतीय विधायिका या राज्य विधायिका को विधानमंडल कहते हैं, और राज्य विधायिका यानी विधानमंडल के उच्च सदन या द्वितीय सदन को विधान परिषद कहते हैं। ये द्वितीय सदन विधानमंडल में, राज्य विधायिका में द्वितीय सदन सभी राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में है। तो जम्मू कश्मीर से तो खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्रा में है और तेलंगाना में है। इन जगहों पर विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, इन जगहों पर विधान परिषद है। तो जहां भी विधान परिषद है, विधान परिषद को विधान परिषद प्रांतीय विधायिका का, राज्य विधायिका का द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाएगा, और यह अस्थाई सदन कहा जाएगा, क्योंकि विधान परिषद भी भंग नहीं होता है। विधान परिषद, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, विधान परिषद को भले समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को एबॉलिश किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद डिसॉल्व नहीं होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी एबॉलिश्ड बट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैनॉट बी डिसॉल्व्ड, या लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट डिसॉल्व्ड, वो विघटित नहीं किया जाता है, यानी अस्थाई सदन है। तो प्रांतीय विधायिका का अस्थाई सदन है, और इसमें कहां से कितने लोग, कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे बात, ये क्वेश्चन आजकल देख रहे हैं पूछता है। तो विधान परिषद में, किसी भी विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 और अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3, यानी किसी भी विधान परिषद में कम से कम सदस्य संख्या 40 होना चाहिए, 40 सदस्य होने चाहिए, और उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब जो भी उसका स्ट्रेंथ होगा उसमें कैसे, कहां से, तो कितने आएंगे, तो विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग संबंधित विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य उस राज्य के स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो 1/3 प्लस 1/3 खत्म। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 12वां भाग उस राज्य के सेकेंडरी और उससे ऊपर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टीचर्स के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो हो गया 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, 1/3 कुल सदस्य संख्या का स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, कुल सदस्य संख्या का 1/12 टीचर्स के द्वारा निर्वाचित, और कुल सदस्य संख्या का 1/12 ग्रेजुएट्स के द्वारा, उस राज्य के ग्रेजुएट 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष पुराने ग्रेजुएट्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये इलेक्टेड का हो गया। तो इसका सम 5/6 होगा,
यानी 5/6 जो होता है कुल सदस्य संख्या, किसी विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 5/6 जो होगा वो इलेक्टेड होता है। अब कैसे कैसे, तो 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के मेंबर्स के द्वारा, और 1/12 कुल सदस्य संख्या का 1/12 उस राज्य के सेकेंडरी और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के टीचर के द्वारा इलेक्टेड, और 1/12 उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने ग्रेजुएट्स के द्वारा इलेक्टेड। तो इलेक्टेड का सम हो गया कुल सदस्य संख्या का 5/6, और शेष जो होता है 1/6, यानी कुल सदस्य संख्या का 1/6, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/6 छठा भाग उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि धारण करने वाले व्यक्तियों में से नॉमिनेट किया जाता है। तो यही है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 1/6। 1/6 का मतलब 1/6 सदस्य नहीं, कुल सदस्य संख्या का 1/6, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 1/6 छठा हिस्सा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 43 का बी। अब 44 नंबर क्वेश्चन, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा है? म्यांमार का नाम, फार्मोसा, म्यांमार का तो बर्मा, यानी म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। यहाँ क्वेश्चन है किस देश का पुराना नाम फार्मोसा? ताइवान का, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। अब तो 44 का डी। 45 स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार महिलाओं ने की है? तो 2 बार तो ऐसे ही जानते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन हुई, तो एनी बेसेंट 1917 में, और प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो वो सरोजनी नायडू 1925 में, और उसके बाद यानी स्वतंत्रता तक में एक और 1933 में नीली सेन गुप्ता, नीली सेन गुप्ता ने अध्यक्ष, नीली सेन गुप्ता 1933 में अध्यक्ष हुई। तो 3 बार हो गया, तो आंसर हो गया बी, 3 बार में सरोजनी, 3 बार में ऑर्डर में बोलेंगे एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नीली सेन गुप्ता। नीली सेन गुप्ता 17, 25, 33, 17, 25, 33, 1917, 1925, 1933, तो 33 में नीली सेन गुप्ता। तो 45 का आंसर बी हो गया। और 46 प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होगी? किस प्रकाश में रंग दिया हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होगी? तो लाल में। तो लाल का वेवलेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। लाल का वेवलेंथ सबसे, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, विबजियोर में वेवलेंथ के हिसाब से तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड का। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर किस कलर के प्रकाश से होगी? तो लाल का, और उसका मुख्य कारण हो गया वेवलेंथ ज्यादा होना। तो 46 का सी। और 47 है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका क्या कारण है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन क्या है? अ टेंस फोर्स ऑन द सरफेस, अ टेंस फोर्स ऑन द सरफेस। तो द्रव के सरफेस पे एक टेंस फोर्स होता है, तो चूंकि वहां द्रव के लिए वो थोड़ा एप्लीकेबल है, मान्य है, ऐसे टेंस फोर्स तो कहीं भी होगा, तो द्रव में, गैस में, तो द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करना चाहता है। लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहेगा, और इस मिनिमाइज करने की टेंडेंसी के कारण उसमें क्या होगा? एक टेंस लगेगा, जिसको सरफेस टेंस कहेंगे, और मिनिमाइज करने के कारण ही वो वर्षा का बूंद बनेगा। तो वर्षा की बूंद में कौन सा, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, मिनिमाइज करना, गोलाकार होगा तभी मिनिमम, कम से कम क्षेत्रफल होगा। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किस कारण से? पृष्ठ तनाव से, सरफेस टेंशन से। तो ये पृष्ठ तनाव क्या है? तो एक टेंस फोर्स है, ठीक है। तो सरफेस पृष्ठ तनाव। तो 47 का डी हुआ। अब 48 विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया? तो अमीटर का प्रयोग करंट मापने के लिए, मीटर का प्रयोग करंट मापने के लिए, मीटर का प्रयोग करंट मापने के लिए, विभवांतर का प्रयोग
अगर होगा तो वोल्टामीटर होगा। करंट का मापना होगा, करंट मापना होगा तो करंट मापना होगा तो अमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस मापना होगा तो वोल्टामीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मापना होगा तो वोल्टामीटर। तो अमीटर, तो यहां क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग होता है, तो धारा, करंट, ए, तो 48 का ए। यहां पर एक क्वेश्चन बार बार पूछता है अमीटर में रेसिस्टेंस, कैसा रेसिस्टेंस होना चाहिए, तो अमीटर में कम, शून्य रेसिस्टेंस होना चाहिए, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए जो वोल्टामीटर होगा उसमें मैक्सिमम, यानी उसमें क्या होगा, प्रतिरोध, इंफिनिटी प्रतिरोधी रेसिस्टेंस होगा। तो ज्यादा से ज्यादा रेसिस्टेंस किसमें, अधिकतम रेसिस्टेंस किसमें, इंफिनिटी रेसिस्टेंस किसमें, वोल्टामीटर में। और शून्य रेसिस्टेंस किसका होना चाहिए, अमीटर का। तो विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, धारा, तो ए हो गया। अब है 49, संवेग के बदलाव के दर निम्नांकित से समानुपाती होता है। तो संवेग के बदलाव, संवेग परिवर्तन किस पे, बल पर, ये न्यूटन के का दूसरा नियम ही है संवेग। तो संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होता है, तो संवेग के बदलाव, संवेग का बदलाव किस है, तो बल के समानुपाती, बल बढ़ाएगा संवेग का बदलाव भी बढ़ेगा, संवेग भी बढ़ेगा। तो संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होगा, तो फोर्स का। तो 49 का बी। और 50 है मानव ग्रंथि जो शरीर के तापमान बनाए रखने में नियंत्रित करता है, वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर नियंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड है, उत्तरदायी ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मानव ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है या नियंत्रित रखती है, वो है हाइपोथैलेमस। फिर है 51 नंबर क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम, ये बायोटीन है। फिर यहां पर रेटिनॉल है, रेटिनॉल तो ए का नाम होता है, थायमिन बी का नाम होता है, यहाँ B7 का नाम पूछा है तो बायोटीन होगा। B7 का नाम बायोटीन, B7 का रासायनिक केमिकल नेम बायोटीन। तो 51 का सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन है, सिकोया वृक्ष, संसार का सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया वृक्ष। और 53 है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, विद्युत किस रूप में होता है, तो विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण। तो विद्युत मोटर चलाने के लिए क्या इलेक्ट्रिक देते हैं, तो इलेक्ट्रिक का रूपांतरण किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी का रूपांतरण किस में होगा, मैकेनिकल एनर्जी में, तो विद्युत से यांत्रिक। तो 53 में विद्युत से यांत्रिक, विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत नहीं, विद्युत से यांत्रिक यानी बी। 53 का बी, विद्युत से यांत्रिक, विद्युत से यांत्रिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। अब है दाब की बीमा, दाब की बीमा ज्ञात करें, यानी डायमेंशन दाब का। तो दाब क्या होता है, तो दाब होता है फोर्स बाय एरिया, दाब होगा फोर्स बाय एरिया। तो बीमा आप निकाल लीजिए, दाब का बीमा, मतलब दाब क्या है, तो फोर्स बाय एरिया। तो भाई मान लेते हैं कि ये क्षेत्र है, इस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो कितना दाब, तो इस पर प्रेशर यानी फोर्स लगा रहे हैं, तो प्रेशर का बात होगा। तो दाब क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। और दाब का डायमेंशन आपसे मांग रहा है, तो दाब यानी प्रेशर, तो बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फोर्स बाय एरिया, प्रेशर हो गया, ठीक है। तो डायमेंशन मांग रहा है, तो आप इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इससे अगर आए तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू एल। एरिया को एरिया ही रहने दीजिए ना, एरिया को एरिया। तो मास, तो मास का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट क्या होगा, तो मास के लिए डायमेंशन में ही अगर मास के लिए क्या हो जाएगा, तो बात तो केजी हो जाएगा। और
एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, रेट वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1 बाई टाइम हो जाएगा। यह एरिया है, तो ये जो आपका हुआ, तो केजी के लिए आप क्या लिखिएगा, m मास, ये वेग, तो वेग के लिए आप क्या करते हैं, तो वेग, तो यहां पर आपका हो जाएगा केजी, और v के लिए वेग हो गया, वेग परिवर्तन के दर हो गया। तो यहां पर आप आ जाइएगा, तो हो जाएगा आपका टाइम भी लेना होगा, तो L यानी कितना दूरी कितना समय में, तो L बाई टी स्क्वायर होगा, तो L बाई टी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा बटा एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L इंटू एल, तो M इंटू L बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई L स्क्वायर नहीं, L का 2, तो ये एक L कट गया, एक L यहाँ रह गया, तो M T इनवर्स 2 L इनवर्स 1, तो MLT में लिखते हैं, तो M L इनवर्स 1 T इनवर्स 2, तो ये जो ऑप्शन होगा इस पे हमारा होगा, तो M L इनवर्स 1 T इनवर्स 2, तो ये ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन सी में हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दाब की बीमा ज्ञात कीजिए, तो दाब की बीमा ज्ञात कीजिए, तो ये सी हो जाएगा। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा, आप वेग जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को आप क्या कहिएगा, मास के लिए डायमेंशन क्या है, तो केजी, केजी में मास, और वेग क्या होता है, तो एक्सेलरेशन वेग परिवर्तन की दर, तो वेग बटा वेग परिवर्तन की दर, यानी एक्सेलरेशन का आपका क्या यूनिट होता है, एक्सेलरेशन त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तो मीटर, तो केजी के लिए m हो गया, मीटर के लिए लेंथ के लिए l हो गया, यहां सेकंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर में t की पावर 2 हो गया, और यहां पर एरिया तो l इंटू एल हो गया, तो m l t2 इंटू L2, अब इस L को काट दिए, एक L रह गया, तो M T इनवर्स 2 L इनवर्स 1, आप इस ऑर्डर में लिखेंगे, MLT होता है, तो M L इनवर्स 1 T इनवर्स 2, तो ये हमारा C, तो 54 का हो जाएगा C, 54 का हो जाएगा C। अब 55 नंबर क्वेश्चन, 54 का सी, आंसर नहीं लिखा जा रहा है, फिर यहां लिख देते, 54 का सी। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर न्यूनतम संभव ताप क्या होगा, फ़ारेनहाइट स्केल पर न्यूनतम संभव ताप क्या होता है, वही सेंटीग्रेड स्केल पे कुछ होगा, फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा, तो इसमें डी होगा माइनस 459.67 फ़ारेनहाइट। तो 55 को थोड़ा सा बात किया जा सकता है, डिस्कशन रिक्वायर कर रहा है थोड़ा सा, इसे आप लोग जानते होंगे, तो बेसिक चीज है। देखिए, ये न्यूनतम संभव ताप, ये याद भी करना है, तो एक तो सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सी, और फ़ारेनहाइट में -459.67 फ़ारेनहाइट, ये याद करना है। तो लेकिन यहां पर क्वेश्चन तो ठीक है, ये 55 का आपका आंसर डी हो गया, 55 का आंसर डी होगा, वो तो आपके आंसर में भी दिया हुआ है,
55 का आंसर डी हो गया। अब यहां पर ये क्वेश्चन ये टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर स्केल के हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन रहता है, जनरल स्टडीज के सेट्स में हम देखते हैं। तो अलग अलग जो हमारा स्केल है, सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, रीमर स्केल हो गया, केल्विन स्केल हो गया। तो इसमें C/100, ये 100 क्यों? तो 100 इसलिए यहां पर ये रेंज लेके चला जा रहा है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के रेंज लेकर के इस स्केल को हम लोग देख रहे हैं। तो जो भी स्केल्स का जो तुलना किया जाएगा, तो C/100 ऐसा क्यों भाई? तो ये जो सेल्सियस स्केल है, इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सी है, और इसका वाटर, किसका फ्रीजिंग पॉइंट? वाटर का, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सी। तो कितने सेक्शंस का है? तो 100 सेक्शंस। कितने सेक्शंस? 100 सेक्शंस, यानी रेंज डिफरेंस क्या हुआ? 100। तो इसलिए 100 रखिए। यहां फ़ारेनहाइट में, जब फ़ारेनहाइट में आप देख रहे हैं तो यहां पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 फ़ारेनहाइट है, 32 फ़ारेनहाइट, और इसका जो बॉइलिंग फ़ारेनहाइट स्केल में है वो 212 फ़ारेनहाइट है। तो इसका अंतर क्या हुआ? 180। और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? ये 0 से, ये 32 से। इसलिए इसको जब हम लोग करेंगे तो F-32 कर देते हैं, और इस रेंज में कितना यूनिट? 180। तो यहां 180 डालते हैं। फिर है आपका र्यूमर स्केल। तो इसमें क्या है? तो वाटर का फ्रीजिंग 0 डिग्री, 0 र्यूमर, और फिर आप यहां पर आइएगा तो ये 80 र्यूमर बॉइलिंग। तो इसमें भी कितना? 80 का अंतर है। इसमें 80 का अंतर है, और यहां भी स्टार्ट हो रहा है 0 से, इसलिए कुछ घटेगा नहीं। तो ये हो जाएगा R/80। और फिर और क्या होता है? केल्विन। तो केल्विन में जो होता है वो फ्रीजिंग, और ये 273 इसका फ्रीजिंग रखा जाता है, और 373 केल्विन जो है ये बॉइलिंग है। तो यहां अंतर क्या हुआ? यानी ये 0 थे 273, तो यहां हो गया 100 यूनिट का 100। तो यहां भी डालेंगे आप K, लेकिन इसके स्टार्ट कहां से? 273 से, इसलिए आप यहां माइनस कीजिएगा 273 और बटा 100। तो इससे आप जो है ना, ये एक दूसरे को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पर जो कॉमन फैक्टर्स ले करके इसको मिनिमम कर सकते हैं। तो C/20 से इसको हम लोग कटा लें, तो C/5 इक्वल F-32/9 इक्वल R/4 इक्वल K-273/5। बस ये, अब ये जो होगा किसी भी स्केल से किसी भी स्केल में आप जा सकते हैं। उसको आप इससे इसको लेना है तो इतना लेंगे, इससे इसको लेना है तो C/5 बराबर R/4 करेंगे, इससे इसको लेना है यानी सेल्सियस को केल्विन से लेना है तो C/5 बराबर K-273/5 से करेंगे। 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी C बराबर K-273। तो केल्विन को सेल्सियस में तो सीधे 273 जोड़ दीजिए, सेल्सियस को केल्विन में तो केल्विन में से 273 घटा दीजिए। ये ठीक है। तो अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या था? फ़ारेनहाइट स्केल पर न्यूनतम संभव ताप क्या होगा? तो -459.67 फ़ारेनहाइट। तो 55 का डी। अब 56 नंबर है, डायोड बल्ब के खोजकर्ता कौन थे? तो जेएस फ्लेमिंग। शराब का पीएच मान क्या होता है? ये पीएच मान ये नहीं कि कुछ पढ़ करके पीएच मान, वो कुछ याद कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज का पीएच मान याद कीजिए। तो 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहता है। तो शराब का पीएच मान क्या होता है? तो 2.8। तो 57 का डी। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? तो बहुत पॉपुलर समस्थानिक तो ऑक्सीजन का समस्थानिक, लेकिन ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है। समस्थानिक क्या होता है आप जानते हैं? तो जिसका एटॉमिक नंबर समान हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो।
तो समस्थानिक होगा। एटॉमिक नंबर समान हो, मास नंबर अलग हो। तो जब मास नंबर अलग है तो समस्थानिकों में अंतर किसका होता है? न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर होगा, न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर होगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या समान है। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम। अब मास नंबर अलग है, यानी समस्थानिकों में किस फंडामेंटल पार्टिकल के नंबर का अंतर होता है? तो न्यूट्रॉन का। तो कितने समस्थानिक होते हैं? 3। अब 59 है, किस निष्क्रिय गैस का प्रयोग मिश्र धातु के आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो आर्गन का। और आर्गन का बिजली बल्ब में भी पहले यूज होता था, आर्गन का। आर्गन का बल्ब में भी कौन सा गैस? तो आर्गन बोलिएगा। और वेल्डिंग में भी आर्गन का प्रयोग होता है। तो 59 का ए। और 60 नंबर क्वेश्चन है, 2019 में फोर्ब्स के अनुसार भारत की सर्वशक्तिशाली महिला कौन है? तो निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनको 2019 में फोर्ब्स अपने जो जारी किया लिस्ट, उसमें भारत की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में पहचान किया है। तो निर्मला सीतारमण। 60 का सी। और 61 है, इबो मोरालेस ने हाल में किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है? तो इवी मोरालेस ने, एक तो इराक के भी दिए हैं, लेकिन ये है इवी मोरालेस ने हाल में किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए हैं? ये बोलीविया के हैं, बोलीविया के। तो इवो मोरालेस, बोलीविया। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, अपने पहले उपन्यास द फार फील्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार किसको मिला है? वो माधुरी विजय को। तो 62 का बी हुआ। और 63 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने तीसरी बार रग्बी विश्व कप का खिताब जीत लिया? वो दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जीता है। तो ए हुआ। और 64 है, सोफी विलोज किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की गई है? यानी उस देश में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम है सोफी विलोज। वो कौन सा देश है? बेल्जियम, बेल्जियम। और 65 निम्नांकित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एक चीज मैं बताऊंगा, ये जैसे हम लोग किसी देश का नाम बता रहे हैं, तो वो कहाँ है, चाहे वो बोलीविया हो या फिर दक्षिण अफ्रीका हो, वेनेजुएला हो, जहां का भी नाम ले रहे हो, एक मेरा सजेशन होगा कि आप उसको मैप पे देखिए, तब जाकर के करंट भी याद रहता है। करंट की भी घटनाओं को मैप में देखा कीजिए कि कहाँ की घटना है, वो देश कहाँ है, तो फिर वहां से आपको बहुत सारा फैक्ट्स खुद आपको याद रहेगा। तो करंट में भी जो स्थान की चर्चा हो, तो उस स्थान को एक बार आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो कहाँ है, किस महादेश में है, कौन सा देश का है, वो देश कहाँ है, उसका फिजिकल कहाँ पर उसकी स्थिति है, उसके अगल बगल में और देश क्या है। तो ये अगर देखने का आदत डालिएगा कि करंट के न्यूज में भी जो स्थान आया है, उस स्थान को मैप में आप सर्च करने लगिए, मैप में देखने लगिए, तो फिर आपका बहुत सा चीज वहाँ करंट के साथ साथ, करंट वाला चीज तो याद ही होगा, और भी बहुत सी चीजें समझने में आपको बहुत सहायता मिलेंगी। और ज्योग्राफी का भी, वर्ल्ड मैप पर भी धीरे धीरे बहुत काम हो जाता है अगर, और ऐसे ही बहुत अच्छा है। आप फर्स्ट से जानते हैं तो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों का थोड़ा सा ये देखने का ये है कि कहाँ है, तो वो आप करो। करंट के न्यूज में जो भी स्थान है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि स्थान है कहाँ। थैंक यू। तो ये सेट 20 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, जो क्वेश्चन नंबर 36 से 65 तक। थैंक यू वेरी मच।